नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। खबरों में बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ के लोक भवन में 404 करोड़ रुपए की धनराशि से पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का शुभारंभ किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त थी उस समय देश में 140 करोड़ की आबादी को बचाने के साथ ही नई शिक्षा नीति के आधार पर सिला रखी और नए विजन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अनिवार्य रूप से कहा गया कि स्थानीय उत्पादों को जोड़ते हुए केवल हम सैद्धांतिक पाठ्यक्रम ही हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम अपनी शिक्षण व्यवस्था में एक चीज को और देखें। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। क्या हम स्कूली बच्चों को अपने अपने जनपद के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए कार्यक्रम के साथ जोड़ पाएंगे? ये उनके स्किल डेवलपमेंट का साथ साथ एक कार्यक्रम होगा। या पीएम विश्वकर्मा या उत्तर प्रदेश में पहले से चल रही विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, स्थानीय स्तर पर किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे कृषि विभाग से ही मैंने कहा कि भाई आप भी अपने कुछ ऐसे कार्यक्रम दीजिए जो स्थानीय स्तर पर उन बच्चों को ट्रेन करने के लिए आवश्यक होगा। कहीं माटीकला बोर्ड का है, कहीं पे गन्ने से जुड़े हुए छोटे छोटे 3-3 महीने के 6-6 महीने के सर्टिफिकेट के कोर्सेज हैं। इनको भी हम लोगों ने यहाँ पे शिक्षा के साथ जोड़ने का, कि अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ उन बच्चों के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम हम इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसे हमने माध्यमिक में भी और उच्च शिक्षा में भी बराबर लागू करने का एक तैयारी हमारी चल रही है, जिसको हमने प्रभावी ढंग से इसको भी क्रियान्वित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज एक पीएम श्री स्कूल की जो योजना है, इस योजना के साथ हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं को कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों को भी ये कवर करते हैं। और जब 1723 विद्यालय एक साथ आएंगे तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय भी इस सब इसके दायरे में आएंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जुड़ी हुई जो सफलतम कहानी है वह आपके सामने है। प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कोरोना कालखंड में हम लोगों के सामने था कि बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो कोचिंग करने के लिए जिन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर जाना होता था। जब लॉकडाउन लगा, हर अभिभावक कहता था हमारे बच्चों को वापस बुलाओ। खैर, उस समय उन बच्चों को सकुशल वापस बुलाने में डबल इंजन की सरकार ने अपना योगदान दिया। वे सभी बच्चे सकुशल आए। हम लोगों ने तब कहा था टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हम क्या कर सकते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अभ्युदय कोचिंग वर्चुअली भी और फिजिकली भी हर जनपद में हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें कोई भी बालक और बालिका नीट की, आईआईटी जेईई की, एनडीए की, सीडीएस की, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की या यूपीएससी की तैयारी के लिए इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकता है। अच्छी फैकल्टी को हमने उनके साथ जोड़ा है। हमारे जो प्रशिक्षु आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, पीपीएस होते हैं, या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से निकले हुए जो अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक उसे पास किया है, उन सबको हम अनिवार्य रूप से कहते हैं कि आपको एक क्लास जरूर लेनी है। उन बच्चों के लिए 1 घंटा आप जरूर दीजिए, और 1 घंटा प्रतिदिन आप देंगे। बहुत सारे इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। और यूपी के अंदर पिछले 2 वर्ष के अंदर हम देख रहे हैं कि चाहे वो यूपीएससी की किसी भी परीक्षा का हो, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, या नीट या आईआईटी जेईई का हो, इसमें उत्तर प्रदेश के बच्चों की सिलेक्शन की गति और उनकी दर में बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासी बिसात पर सत्ता पक्ष पर हमला करते करते विपक्ष भगवान राम को ही कटघरे में खड़ा करने का काम करता दिखाई दे रहा है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर विरोध का बुखार अब एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का चढ़ गया है, जो कि भगवान राम के भोजन पर सवाल उठाकर भगवान को मांसाहारी बता रहे हैं, जिसका मंदिर के मुख्य पुजारी ने कड़ा विरोध किया है और कहा है कि किसी धर्म ग्रंथ में
कहीं नहीं लिखा है कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। देखिए रिपोर्ट। जानते हैं इनको? नहीं तो अब जान जाइए। इन मान्यवर का नाम है जितेंद्र आव्हाड, जो एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं। इन महोदय ने सुर्खियां बटोरने के लिए अब भगवान श्री राम पर एक ऐसा बयान दिया है जिनको सुनकर हर राम भक्त, हर सनातनी के खून में उबाल उठेगा। माननीय नेताजी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। वनवास के दौरान उन्होंने मांस का सेवन किया था। एक बार तो मान लिया, गलती से जुबान फिसल गई, लेकिन नेताजी की बात तो सुनिए। ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे त्रेता युग में भगवान के बावर्ची यही थे। ये तो प्रभु श्री राम को मांस परोसते थे। रेस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको क्या कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। ये है आज क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। वाह नेताजी वाह, हद होती है सस्ती पब्लिसिटी की, हद होती है मानसिक दिवालियापन की। सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये इतना गिर गए कि अब श्री राम को नहीं छोड़ा। अरे मान्यवर, आपको खाना है तो खाइए, मांस किसने मना किया है? लेकिन अपने मांसाहार के लिए किसी की आस्था पर तो आघात न कीजिए। नेता की इस सस्ती पब्लिसिटी ने एक बार फिर से देश में आक्रोश को भड़का दिया है। ये जो घमंडी अलायंस है, उनके नेता और उनके साथी दल के नेता, इनका एक माइंडसेट तय है कि जो करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की जो श्रद्धा है, आस्था है, उनकी भावनाओं को आहत करे, भगवान राम के प्रति अभद्र वाणी का प्रयोग करते हुए मनगढ़ंत बेहूदी बातें कहें, बार बार हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ, और इस कारण मजाक उड़ाओ कि हिंदू धर्म सहिष्णु है। क्या हो गया इन्हें? शरद पवार की चुप्पी। सनातन पर हुए इस वार से एक बार फिर से देश में आक्रोश भड़क उठा है। बीजेपी जहां एनसीपी नेता पर हमलावर है, तो वहीं संत समाज ने भी जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कहीं भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का कोई बयान दिया होता तो अभी तक शायद वो जिंदा न होता। प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में है, जब तक कीन राम का निंदा, क्रोधवंत अधिभयो कपिंदा। प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा यह हिंदुस्तान है। और मैं, अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। और शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पहले शास्त्र का ज्ञान जितेंद्र एनसीपी नेता करें। अब जब विवाद बढ़ा और बीजेपी के साथ हिंदू संगठन, तो वहीं दिल्ली में शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के सम्मन और गिरफ्तारी की आशंका के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, ईडी मुझे फर्जी सम्मन जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे वकीलों ने बताया कि मेरे खिलाफ सम्मन गैर कानूनी है, ईडी के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कानूनी रूप से सम्मन आएगा तो मैं सहयोग करूंगा। मुझे 8 महीने पहले बुलाया गया था, उस समय मैं ईडी के सामने पेश हुआ था। गए कहां? क्या सारा पैसा हवा? सच्चाई अगर होता
बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर अपना फैसला सुनाई। बता दें कि बुधवार को सुनवाई के दौरान फैसले को सुरक्षित रखा गया था, जहां एएसआई की ओर से 18 दिसंबर को सील कवर में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके बाद कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की मांग की गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति की गुरुवार को बैठक हुई। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति, सीटों के बंटवारे और भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अगली खबर कन्नौज से है, जहां स्टेडियम निर्माण की मांग को लेकर सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि एफएफडीसी के पास स्थित स्टेडियम के चिन्हित स्थान पर सरकार पर निर्माण में सौतेला रवैया अपनाने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया गया। जहां पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सपा सरकार में जमीन अधिग्रहण के बाद काम शुरू हुआ था, जिसके बाद सरकार बदलते ही स्टेडियम निर्माण को अधूरा छोड़ दिया गया। खबर हमीरपुर से है, जहां विद्यालयों में नमो ऐप कैंप का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद शामिल हुए, जहां पर राज्यसभा सांसद ने स्कूली बच्चों से संवाद किया और कार्यक्रम में नमो ऐप सभी को डाउनलोड करने की अपील भी की। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां दो पक्षों के विवाद में पुलिस पार्टी पर फायरिंग से गोली लगने से घायल एसएचओ हरिभान सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। जहां एसएचओ हरिभान सिंह को देखने के लिए सुबह 7:30 बजे ऑपरेशन के बाद एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ उन्हें देखने पहुंची। एसएचओ से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां निगम द्वारा किराया बढ़ाए जाने पर व्यापारी इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में व्यापारी नगर निगम मुख्यालय पहुंच गए और निगम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरअसल गाजियाबाद नगर निगम शहर में अपनी 1702 दुकानों का किराया बढ़ाने जा रहा है। यह किराया बाजार भाव के हिसाब से लिया जाएगा और मूल आवंटित नहीं मिलने पर निरस्त किया जाएगा। नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय। तो वहीं हरदोई जिले में घर से सामान लेने गई एक किशोरी बाइक पर सवारों ने उस पर हमला कर दिया, जहां किशोरी की चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। जिसके बाद किशोरी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बाइक पर 3 लोग सवार थे, जो सभी मास्क लगाए हुए थे। वहीं पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर कन्नौज से है, जहां घर के सामने गंदगी फैलाने से मना करने पर दो पक्षों के बीच आपस में मारपीट हो गई। आपको बता दें कि मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने तहरीर के आधार पर 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। खबर दिल्ली से है, जहां साइबर थाना की पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1 स्वाइप मशीन, 5 डेबिट कार्ड, 8 चेकबुक और 1,80,000 रुपए भी बरामद किए हैं।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अमृतसर से है, जहां 22 वर्षीय युवक सिमरनजीत सिंह को 2 किलोग्राम आइस ड्रग और एक रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आइस ड्रग और हेरोइन का खेप मंगवाता था। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इसके तार पाकिस्तान तस्कर पठान और आमिर से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि वह पठान और आमिर के जरिए ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स मंगवाते थे। उन्होंने बताया कि वह खेती और दूध का काम करते थे और रातों रात अमीर बनने का सपना देखते थे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इसे कोर्ट में पेश कर इसका रिमांड हासिल किया जाएगा और उससे आगे भी पूछताछ की जाएगी। वहीं अगली खबर होशियारपुर से है, जहां गांव ददियाना में आज सुबह हुई फायरिंग में एक बसपा नेता और मौजूदा सरपंच की मौत हो गई। बता दें कि 3 युवक आए और पहले उनसे हाथ मिलाया और इसके बाद उन्होंने बसपा नेता पर 4 गोलियां दाग दी, जिनमें से एक गोली संदीप के दाहिने हिस्से में लगी और वह ढेर हो गए। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हन्ना में नशे में धुत एक एएसआई ने जमकर हंगामा कर दिया गया। यहां तक कि श्रेयम अपने खुद के एसएचओ हैं और उनका अपमान किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि एएसआई के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सिटी थाने के एएसआई सूरज दीन ने ड्यूटी के दौरान शराब पी रखी थी, जिसकी शिकायत एसएचओ हेमंत मल्होत्रा को मिली थी। फिर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। खबर गुरुग्राम से है, जहां मॉडल दिव्या पाहूजा की हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने जिस गाड़ी यानी कि गाड़ी BMW थी, उसका इस्तेमाल किया था और वो गाड़ी पटियाला बस स्टैंड पर खड़ी मिली। तो वहीं मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस, जहां गाड़ी की तलाश के लिए पटियाला पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद हत्याकांड में इस्तेमाल की गई BMW कार की बरामदगी कर ली गई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर अपने साथ ले गई। खबर मथुरा वृंदावन के छटिकरा रोड से है, जहां पर स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे काम के कारण पेड़ गिरने की वजह से यातायात पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल हो गए। बता दें कि यातायात पुलिसकर्मी पेड़ के नीचे बैठकर वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो वहीं पेड़ गिरने की वजह से यातायात पुलिसकर्मी के पैर में गंभीर चोटें आई हैं और कुछ आसपास खड़ी गाड़ियां भी पेड़ गिरने की चपेट में आ गई। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ये काम चल रहा था, तभी अचानक इतना भारी भरकम पेड़ गिरता है, जिसकी वजह से वहां पर वाहन चेकिंग कर रहे कुछ सिपाही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और आसपास मौजूद कुछ गाड़ियां भी हैं जो पेड़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।